दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अभी जनता ने वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए और तो और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज बात करेंगे बांग्लादेश के पूरे इतिहास की। बांग्लादेश कब बना, कभी बंगाल से पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। दोस्तों, अगस्त 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के दो टुकड़े कर दिए गए और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल भारत के हिस्से में आया और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में गया। पूर्वी बंगाल को नया नाम दिया गया ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। सीमाओं का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने किया था। दोस्तों, शुरुआती दिनों में पाकिस्तान ने शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को अपनाने की बात की, पर जिस संविधान सभा के ऊपर संविधान निर्माण और इस नए देश के प्रथम संसद के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी थी, वह मोहम्मद अली जिन्ना के दबंग नेतृत्व के सामने झुक गई। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। भारत विभाजन के नायक मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जिन्ना के दबाव में लोकप्रिय बंगाली नेता सुहरावर्दी के स्थान पर ख्वाजा नजीमुद्दीन को ईस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया। दोस्तों, कराची को पाकिस्तान की नई केंद्रीय सरकार का मुख्यालय बनाया गया। केंद्रीय विधायिका में बंगालियों की सदस्य संख्या अधिक होते हुए भी प्रशासनिक पदों पर उनकी संख्या बहुत ही कम रखी गई। एक देश होने के बावजूद भी पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल के बीच भौगोलिक ही नहीं, भाषाई आधार पर एक लंबी दूरी थी। इस दूरी को मोहम्मद अली जिन्ना बंगालियों पर उर्दू भाषा थोपकर और अपनी दबंग कार्यशैली के माध्यम से खत्म करना चाहते थे। 1948 आते आते पूर्वी बंगाल के लोगों ने बंगाली भाषा को पाकिस्तान सरकार द्वारा न स्वीकार किए जाने और पाकिस्तानी नौकरशाही में गैर बंगालियों के बढ़ते दबदबे और साथ ही साथ पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बंगाल के प्रांतीय सरकार के अधिकारों और राजस्व यानी रेवेन्यू हड़पने की प्रवृत्ति पर ऐतराज जताना शुरू किया। दोस्तों, जिन्ना जब तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट पर अपना दबदबा कायम रखा। पाकिस्तानी सत्ता की करीब करीब सारी शक्तियां उन्होंने खुद में समेटे रखा, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में लोकतांत्रिक माध्यमों से नए नेतृत्व को उभरने का न तो समुचित अवसर मिला, न ही लोकतंत्र की जड़ों को गहराई मिल सकी, कोई ताकत मिल सकी। दोस्तों, 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद नजीमुद्दीन नए गवर्नर जनरल बने, पर सत्ता की असली ताकत प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के हाथों में केंद्रित थी। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जनसभा को संबोधित करते समय एक हत्यारे ने गोली मारकर लियाकत अली खान की हत्या कर दी। दोस्तों, लियाकत अली खान की हत्या के बाद नजीमुद्दीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और पंजाब से आने वाले गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाया गया। गुलाम मोहम्मद ने धीरे धीरे सिविल और मिलिट्री अफसरों को अपने पक्ष में करके अपनी स्थिति को मजबूत किया और 1953 में नेशनल असेंबली में बहुमत के बावजूद नजीमुद्दीन को बर्खास्त कर दिया। 1954 में संविधान सभा को भी भंग कर दिया। 1955 में गुलाम मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया और जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा नए गवर्नर जनरल बने। उनके कार्यकाल में 1955 में ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान में नई संविधान सभा का गठन किया गया और सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह थी कि इसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व बराबरी का था, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। 1956 में नया संविधान लागू हुआ, जिसमें संघीय सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त था। जनरल इस्कंदर मिर्जा नए राष्ट्रपति बने और सुहरावर्दी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने साजिश करके
1957 में सोहरावर्दी को प्रधानमंत्री के पद से हटने पर मजबूर कर दिया और फिरोज खान नूर नए प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों 1958 आते आते पाकिस्तान में राजनीतिक स्थितियां बद से बदतर होती गईं और कमज़ोर लोकतंत्र ने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री शासन स्थापित कर दिया गया। इस्कंदर मिर्ज़ा निर्वासित कर दिए गए। पाकिस्तानी मिलिट्री और नौकरशाही ने एक मजबूत गठजोड़ बना लिया, यानी स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लिया। पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा में बंगालियों की हिस्सेदारी को अपमानजनक हद तक कम कर दिया गया और उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाने लगा। चूंकि सारे मिलिट्री प्रतिष्ठान वेस्ट पाकिस्तान में ही स्थित थे, तो आर्थिक सहायता और विकास का बड़ा हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान में ही केंद्रित हो गया और पूर्वी पाकिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार यानी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाने लगा। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान की जनता में अपने प्रति अन्याय के विरुद्ध रोष बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे समय में उनके अंदर सुलग रही नाराज़गी को आवाज़ दिया शेख मुजीबुर रहमान ने। एक ज़मींदार परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान 1949 में आवामी लीग के संस्थापक थे और 1963 में सोहरावर्दी की मृत्यु के बाद आवामी लीग के अग्रणी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान की जनता की तरफ से आवाज़ बुलंद करने वाले शेख मुजीबुर रहमान एक बेहतरीन संगठनकर्ता और शानदार वक्ता थे। दोस्तों, सेना ने बार बार उन्हें जेलों में डाला, पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। 1965 में ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी की मांग करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक 6 सूत्री मांगों की बात की, उसको पेशकश की। दोस्तों, इसी बीच 1966 में जनरल याहिया खान पाकिस्तान में के कमांडर इन चीफ बने और 1969 में जब राष्ट्रपति अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, तब याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, पर वे सेनाध्यक्ष बने रहे। 1970 में याहिया खान ने पाकिस्तान में आम चुनाव की घोषणा कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 313 सीटों में से 169 सीटें ईस्ट पाकिस्तान को अलॉट की गई थीं। जब पाकिस्तानी सेना की देखरेख में हुए चुनाव के परिणाम घोषित हुए, तो शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को 169 में से 167 सीटों पर जीत हासिल हुई, 2 सीटों पर खाली नहीं हुआ था। जबकि वेस्ट पाकिस्तान के कुल 144 सीटों में से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 81 सीटें मिली थी। चुनाव परिणाम के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होना चाहिए था, पर राष्ट्रपति याहिया खान और दूसरे वेस्ट पाकिस्तानी नेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुली धमकी दी कि जो भी सांसद ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। शेख मुजीबुर रहमान को चुनाव जीतने के बाद सत्ता सौंपना तो दूर, राष्ट्रपति याहिया खान ने भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को ईस्ट पाकिस्तान में उतारना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के समर्थन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी के समर्थन में विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें करीब 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। दोस्तों, 25 मार्च 1971 को राष्ट्रपति याहिया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किए जाने की घोषणा कर दी। बल प्रयोग और दमन के माध्यम से बंगाली जनता की आवाज़ दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा अब तक का सबसे क्रूरतम और जघन्य प्रयास शुरू हुआ। भारी संख्या में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारी संख्या में बंगाली छात्र मारे गए। परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने बंगाल की जनता पर बेइंतहा जुल्म ढाना शुरू किया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान के निर्देश पर 30 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने 3 लाख से अधिक बांग्लादेशी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बलात्कार, बर्बरता और मौत का ऐसा मंजर शायद ही कहीं कभी देखा गया था। बांग्लादेशी जनता पर पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवता को शर्मसार कर देने वाले जघन्य हिंसा और बलात्कार देखकर पूरी दुनिया हिल गई। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अपने अपने रणनीतिक दृष्टिकोण से पक्ष लेना शुरू किया। अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, जबकि भारत और सोवियत यूनियन यानी रूस ने बांग्लादेश का साथ दिया। दोस्तों, भारी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थियों के आने से भारत के सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई। पाकिस्तानी हमले और उसकी सेना द्वारा बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी जनता पर किए जा रही हिंसा और बलात्कार की घटनाओं के सामने भारत को मजबूरन 3 दिसंबर 1971 को वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान पर एक साथ हमला बोलना पड़ा। बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी ने ऑपरेशन जैकपॉट और ऑपरेशन बैरिसल चलाकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। याह्या खान को उनके पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर जुल्फिकार अली भुट्टो को पदासीन किया गया। दोस्तों, 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश में नया संविधान लागू किया गया और बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र घोषित किया गया। बांग्लादेशी संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, बिल ऑफ राइट्स के साथ साथ स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने की बात की गई। नए नए आज़ाद हुए बांग्लादेश के सामने संचार, यातायात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पावर सप्लाई को बहाल करने की चुनौती थी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं औद्योगिक उत्पादन की चुनौतियां भी सामने थीं। 1973 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उथल पुथल भरे बांग्लादेश के राजनैतिक और आर्थिक हालात को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां खुद के हाथों में समेटना शुरू किया, यानी वे ऑल पावरफुल होते गए। दोस्तों, 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ अफसरों ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी और अगले 3 वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता मिलिट्री के हाथों में रही। दोस्तों नमस्कार, Z+ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अभी जनता ने वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और तो और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज बात करेंगे बांग्लादेश के पूरे इतिहास की। बांग्लादेश कब बना, कभी बंगाल से पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। नमस्कार, धन्यवाद।